क्या सच में इतिहास वही होता है जो हमें बताया जाता है, या उसके पीछे कोई और सत्य छिपा होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेंथन में, जहां हम इतिहास, धर्म, दर्शन और विज्ञान को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण कालखंड में, शुंग वंश के प्रथम सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समय में। एक ऐसा शासक जिन पर बौद्ध धर्म को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन क्या यह सच में हुआ था, या यह सिर्फ एक दुष्प्रचार था? क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध हिंसा की? क्या ऐतिहासिक प्रमाण इस दावे का समर्थन करते हैं, या फिर यह केवल बौद्ध ग्रंथों की अतिशयोक्ति है? क्या यह विवाद राजनीति से प्रेरित था, या वास्तव में एक धार्मिक संघर्ष था? आज के इस एपिसोड में हम ग्रंथों, पुरातात्विक प्रमाणों और इतिहासकारों के मतों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम गहराई से मनन करते हैं, प्रमाणों को परखते हैं और सच्चाई की खोज करते हैं। क्या हमें इतिहास को सिर्फ किताबों से पढ़ना चाहिए, या प्रमाणों और तर्कों से समझना चाहिए? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए आज इतिहास का आत्ममंथन करते हैं। पुष्यमित्र शुंग भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद शासक थे। उनकी कहानी शक्ति, रणनीति, धर्म और राजनीति का मिश्रण है, जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। प्रारंभिक जीवन और सैन्य भूमिका। पुष्यमित्र शुंग का जन्म भारत के मगध क्षेत्र में हुआ था। वे मौर्य सेना में एक महासेनापति, प्रधान सेनापति के रूप में कार्यरत थे। बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल में भारत पर बाहरी आक्रमणों, विशेष रूप से यवनों, ग्रीक आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। इसी दौरान पुष्यमित्र ने अपनी सैन्य कुशलता से खुद को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था, पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहत मौर्य की हत्या कर दी। यह घटना एक सैन्य परेड के दौरान घटी, जब पुष्यमित्र ने अपने ही सम्राट को मारकर खुद को नया शासक घोषित कर दिया। इस घटना से मौर्य वंश का अंत और शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग ने पाथुनिकपटना को अपनी राजधानी बनाए रखा, लेकिन उनका साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। उन्होंने अपने शासन को संगठित करने के लिए पारंपरिक हिंदू धर्म को संरक्षित किया और वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित किया। यवनों और शक आक्रमणकारियों से संघर्ष। उनके शासनकाल में यवन यूनानी आक्रमण सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने यवन सेनाओं को पराजित कर साकेत, अयोध्या और मथुरा को बचाया। विशेष रूप से उन्होंने पुष्कराक्ष, ग्रीक राजा डेमेट्रियस के सेनापति को हराकर यवनों को भारत से खदेड़ दिया। उनका शासनकाल भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो वैदिक काल के बाद पहली बार हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि वे वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। उनके शासनकाल में संस्कृत भाषा और ब्राह्मणवाद का पुनर्जागरण हुआ। बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण, विवाद। इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया या नहीं। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, जबकि अन्य स्रोतों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। उनके शासनकाल में सांची स्तूप और अन्य बौद्ध संरचनाएं भी विकसित हुई, जिससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वे बौद्ध विरोधी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने राजगद्दी संभाली। शुंग वंश ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया और गुप्त वंश के उदय तक भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित किया। पुष्यमित्र शुंग की ऐतिहासिक भूमिका। मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग वंश की स्थापना। यवनों और शक आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत की रक्षा। वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनर्जागरण। बौद्ध धर्म के प्रति विवादित नीतियां। भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली और रणनीतिक शासक के रूप में पहचान। पुष्यमित्र शुंग भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित नायक थे। उनका शासनकाल बाहरी आक्रमणों से भारत की रक्षा, हिंदू संस्कृति के पुनरुद्धार और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। हालांकि उनके बारे में विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। क्या पुष्यमित्र शुंग को उचित सम्मान मिला? इतिहासकारों के मत विभाजित हैं। कुछ उन्हें एक महान राष्ट्र रक्षक मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें सत्ता के भूखे शासक के रूप में देखते हैं। लेकिन यह तय है
कि उन्होंने भारतीय सभ्यता को एक नया मार्ग दिखाया और आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की। पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म, सत्य या दुष्प्रचार। पुष्यमित्र शुंग भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन उनके बारे में एक विवाद चलता आ रहा है। क्या उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट किया था? कई ग्रंथों और इतिहासकारों के मत इस विषय पर विभाजित हैं। यह डॉक्यूमेंट्री इस प्रश्न का विश्लेषण करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या यह सच है या उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया। 1. ऐतिहासिक स्रोत और बौद्ध ग्रंथों के दावे। कुछ बौद्ध ग्रंथों जैसे कि दिव्यावदान और अशोकावदान में दावा किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों और भिक्षुओं पर अत्याचार किए। इन ग्रंथों के अनुसार 1. उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का वध करने की घोषणा की थी। सांची और बोधगया जैसे बौद्ध स्थलों को नष्ट करने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया। लेकिन ये दावे मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में ही मिलते हैं और किसी अन्य प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत में स्पष्ट रूप से पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधी नहीं बताया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं? सांची स्तूप का पुनर्निर्माण। सांची, भरहुत और अन्य बौद्ध स्थलों पर शुंग वंश के शासकों के समय में निर्माण कार्य हुआ। यदि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का नाश कर रहे थे तो ये संरचनाएं क्यों बची? बोधगया का संरक्षण। बोधगया के मंदिर और स्तूप शुंग वंश के समय भी सुरक्षित रहे। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों में विरोधाभास। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बौद्ध विरोधी बताया गया, लेकिन हिंदू ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्या पुष्यमित्र ब्राह्मण होने के कारण बौद्ध धर्म के विरोधी थे? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का नाश किया। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कई बौद्ध स्थलों को बचाए रखा। बौद्ध धर्म उस समय तक मजबूत था और आगे गुप्त काल में भी फलता फूलता रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि कोई बड़ा विनाश नहीं हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना था, न कि किसी धर्म का नाश करना। क्या यह दुष्प्रचार था? बौद्ध ग्रंथों ने कई बार अपने विरोधियों को बुरी छवि में दिखाया है, जैसे कि संरक्षित ने कहा कि कनिष्क ने भी बौद्धों पर अत्याचार किए थे, जबकि वे स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह संभावना है कि पुष्यमित्र शुंग के प्रति यह प्रचार भी अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। राजनीतिक कारण। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश को स्थापित करने के लिए एक नए शासक को मजबूत बनाना जरूरी था। चूंकि अशोक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, नए शासक पुष्यमित्र के लिए वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करना एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती थी। बौद्ध विरोधी या राष्ट्र रक्षक को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी तरह नाश किया। शुंग काल में कई बौद्ध स्मारकों का विस्तार हुआ। संभवतः बौद्ध ग्रंथों में अतिशयोक्ति की गई थी। उनकी नीतियां राजनीतिक थी, धार्मिक नहीं। अंतिम विचार। पुष्यमित्र शुंग एक कुशल योद्धा और शासक थे, जिन्होंने यवनों के आक्रमण से भारत की रक्षा की। उनका बौद्ध विरोधी होने का दावा इतिहास की धुंध में छिपी एक पहेली है, जो शायद दुष्प्रचार से प्रभावित हो सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री का संदेश। क्या हमें इतिहास को ग्रंथों के आधार पर देखना चाहिए या प्रमाणों के आधार पर? सियालकोट, आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान में बौद्धों के नरसंहार के विषय में ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी की कमी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। 1. ऐतिहासिक स्रोतों की अनुपलब्धता। प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे कि दिव्यावदान और अशोकावदान में सियालकोट में बौद्धों के नरसंहार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अन्य प्राचीन भारतीय और विदेशी स्रोतों में भी इस घटना का विवरण अनुपस्थित है। पुरातात्विक साक्ष्य। सियालकोट क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के अवशेष मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव था। हालांकि इन स्थलों में नरसंहार या विध्वंस के स्पष्ट प्रमाण नहीं पाए गए हैं। कुछ स्थानीय कथाओं में बौद्धों पर अत्याचार की बातें मिलती हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है। संभावित कारण। यदि ऐसा कोई नरसंहार हुआ भी हो, तो यह संभवतः धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता या विदेशी आक्रमणों के कारण हो सकता है। लेकिन बिना ठोस प्रमाण के इन कारणों पर निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। सियालकोट में बौद्धों के नरसंहार के संबंध में प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों की कमी के कारण इस घटना की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है।
इतिहासकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस विषय पर और अधिक शोध करें ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। वर्तमान में इस घटना के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं के नरसंहार के संबंध में ऐतिहासिक स्रोतों में विरोधाभास पाया जाता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ जैसे कि दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के लेखन पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं और उनके द्वारा स्तूपों के विनाश एवं भिक्षुओं की हत्या का उल्लेख करते हैं। हालांकि अन्य ऐतिहासिक प्रमाण इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते। उदाहरण के लिए शुंग वंश के शासनकाल में सांची और भरहुत स्तूपों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था, जो बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में वैदिक धर्म का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति कोई संगठित दमन के प्रमाण नहीं मिलते। इतिहासकार रोमिला थापर ने भी अपनी पुस्तक अशोक एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज में उल्लेख किया है कि पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों के नरसंहार का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इतने लमोत्ते जैसे बौद्ध इतिहास के जाता भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी थे या उन्होंने किसी भी प्रकार से बौद्धों का नरसंहार किया। इन विरोधाभासी साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का व्यापक नरसंहार किया था या नहीं। ऐसा संभव है कि कुछ बौद्ध ग्रंथों में उनके प्रति अतिशयोक्ति की गई हो, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता का संकेत देते हैं। प्रिय दर्शकों, इतिहास को समझने का हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। विभिन्न ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों में पुष्यमित्र शुंग को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ उन्हें राष्ट्र रक्षक मानते हैं तो कुछ बौद्ध धर्म के विरोधी। हमने इस वीडियो में उन तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक प्रमाणों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ जानकारी अब तक हमारी पहुंच से बाहर हो या नए शोधों से कुछ और तथ्य सामने आए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो कृपया कमेंट में साझा करें। आपके विचार और शोध इस चर्चा को और अधिक समृद्ध बनाएंगे। हमारा उद्देश्य इतिहास को किसी विशेष दृष्टिकोण से नहीं देखना, बल्कि उसे प्रमाणों और तर्कों के आधार पर समझना है। यह आवश्यक है कि हम अतीत से सीखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे जानने का प्रयास करें और सच्चाई को यथासंभव स्पष्ट रूप से देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल @मेंथन को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह गहन विषयों पर शोध करते रहेंगे और आपको इतिहास, दर्शन और विज्ञान से जुड़ी नई जानकारियां देते रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा, इतिहास सिर्फ अतीत का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि भविष्य का दर्पण भी है। तो चलिए सत्य को खोजने की इस यात्रा में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।